नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में व्यापक चर्चा करेंगे। यूनाइटेड नेशंस के बारे में जानेंगे, इसके इतिहास, इसके उद्देश्य, इसके सिद्धांत और इसके अंगों के बारे में। अगर संयुक्त राष्ट्र के अंगों के बारे में बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, जिसमें महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और उसकी जो विशिष्ट एजेंसियां हैं। और वर्तमान में कुल सदस्य देशों की अगर बात की जाए तो इसमें 193 कंट्रीज, 193 देश है। और महासचिव के रूप में जो इसके यूनाइटेड नेशन के, वो पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस कार्यरत है। और अगर इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषाओं की अगर बात की जाए तो उसमें आपकी अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, मैड्रिन और रशियन है। तो चलिए जानते हैं यूएनओ के थोड़े से डिटेल्स में, तमाम डिटेल्स के बारे में। एक्चुअली संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर इतिहास की बात की जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद याल्टा में एक बैठक हुई थी जिसको याल्टा कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। और उसमें उसके निर्णय के अनुसार 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक जो सैन फ्रांसिस्को, उसमें संयुक्त राष्ट्र जितने भी एलाइड कंट्रीज थी उनका एक सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में जर्मनी के आत्मसमर्पण से पहले ही संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर विचार करना शुरू कर दिया था। जापान के आत्मसमर्पण से पहले 26 जून को जो है 51 देशों ने, जिसमें भारत भी उस टाइम शामिल था उसमें, और इस घोषणा पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। ये घोषणा पत्र 24 अक्टूबर 1945 से जो है इसको लागू कर दिया गया था, प्रभावी हो गया था। इस घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य थे और उसके गठन की जो परिभाषा दी गई है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, जो यूनाइटेड नेशन के निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य था, वो क्या था? जितने भी जो विश्व में, वर्ल्ड में जो भी संघर्ष है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, उनका पीसफुली उनको रिजॉल्व करना, शांतिपूर्ण ढंग से उनका समाधान करना, और विश्व राजनीति का संचालन जो है वो बल और हिंसा से परे रख के, मतलब उसमें वायलेंस नहीं होना चाहिए, उसको सहयोग और सह अस्तित्व के आधार पर वो होना चाहिए, ऐसा घोषणा पत्र में उस समय जो है उल्लेखित है। और ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक अपरिहार्य है, और ये बहुपक्षवाद का आधार है। ये मानव के जो निम्नतर विकास से उच्चतर विकास की ओर जो है वो ले जाता है। मानव के अगर इस उच्चतर विकास में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, स्वतंत्रता, समानता और मानव अधिकार जैसे जो मूल्य है उसको प्रमुखता दी गई है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मूल आधार है वो अंतर्राष्ट्रीय विधि पर टिका हुआ है, इंटरनेशनल लॉ पर ये टिका हुआ है, जिसके अनुसार जो सभी राज्य है, मतलब सभी कंट्रीज, यहाँ राज्यों का मतलब है सभी देश, उनको समान संप्रभुता संपन्न है। और इसके अब उद्देश्य क्या थे? संयुक्त राष्ट्र के जो घोषणा पत्र की धारा 1 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन के जो है उद्देश्य थे, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बहाल करना, और समान अधिकारों एवं जनता के जो स्वनिर्धारण के सिद्धांतों के आधार पर देशों के बीच एक भाईचारे का संबंध, या मतलब सौहार्दपूर्ण संबंध का विकास करना, और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं का निराकरण करना एवं उन समस्याओं को सुलझाना, तथा मानव अधिकारों व मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति निष्ठा के संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना। मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति और मानव अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना। इन सामूहिक जो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रों के क्रियाकलापों में सहमति बनाने वाले केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाना, ऐसा इसका उद्देश्य था यूनाइटेड नेशन का। तो अब इसके सिद्धांत क्या थे? चार्टर की धारा 2 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मार्गदर्शन के लिए 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। कितने सिद्धांत है? चार्टर की धारा 2 में 7 सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों की संप्रभु समानता, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्वीकृत किए गए चार्टर के सभी उत्तरदायित्वों का स्वेच्छा से पालन करना, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनका शांतिपूर्ण
समाधान निकालना ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय को खतरे में ना डाल सके या खतरे में ना पड़ सके। और सभी सदस्यों जो देश है ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे अन्य देशों की जो आंतरिक अखंडता है उस पर आंच आए। फिर अगला इनका जो उद्देश्य था वो था सभी जो सदस्य संयुक्त राष्ट्र संगठन के हर संभव सहायता उपलब्ध करवाएंगे, मतलब हमेशा तैयार रहेंगे सहायता करने के लिए, तथा ऐसे देश को किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र के विरुद्ध हो या संयुक्त राष्ट्र संगठन कोई जिसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हो या जो देश संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ हो जिसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र हो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूनाइटेड नेशन यूएन इस बात का भी प्रयास करेगा कि जो देश संगठन सदस्य नहीं है वो भी क्या है, संगठन के सिद्धांतों का अनुकूल आचरण करे, मतलब जितने भी जो भी इनके उद्देश्य है उसका पालन करे। और जो मामले मूल रूप से मतलब विशेषतर किसी भी देश के आंतरिक क्षेत्राधिकार में, मतलब उनके घरेलू मामले हैं, उनके डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स में आते हैं, उनमें संयुक्त राष्ट्र किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब अगर बात करें हम संयुक्त राष्ट्र के अंगों के बारे में, जो मैंने अभी थोड़ा सा पहले भी आपको शुरू में बताया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, जिसमें सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसको हम जनरल असेंबली भी बोलते हैं, फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसको सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है, फिर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको कहा जाता है, फिर संयुक्त राष्ट्र सचिवालय जिसको सेक्रेटरीट कहा जाता है, फिर इसकी जो विशेष एजेंसियां हैं, जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, ये सब इसके अंग है। अगर हम महासभा की बात करें, इसकी जो जनरल असेंबली है, ये क्या है, ये एक लोकतांत्रिक संस्था है। ऐसा कहा गया है कि एक लोकतांत्रिक संस्था है क्योंकि इसमें सभी राज्य, मतलब जितनी भी कंट्रीज है, सभी देशों को समान प्रतिनिधित्व इसमें मिलता है और उनका समान प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन उनकी होती है। ये एक प्रकार की विश्व की एक संसद है, मतलब पूरी दुनिया की एक संसद की तरह है। और इसमें संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्य जो विचार विमर्श निकाय है, जो मुक्त एवं उदार बातचीत के जरिए किसी भी समस्या के समाधान का हल ढूंढने का हमेशा प्रयास करता है। और ये विश्व का स्थायी मंच एवं बैठक कक्ष है। इसका जो गठन है वो कुछ इस प्रकार की मान्यता पर आधारित है कि शब्दों से लड़े जाने वाला युद्ध तलवारों से लड़े जाने वाले युद्ध से कहीं श्रेष्ठ है। तो महासभा की अध्यक्षता जो होती है वो महासचिव द्वारा की जाती है। इसके महासचिव, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सेक्रेटरी जनरल जो पुर्तगाल के हैं, और जो सदस्य देशों और दूसरे 21 उप अध्यक्षों द्वारा इनको चुने जाते हैं। इसमें सामान्य मुद्दों पर फैसला लेने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, मतलब 2/3 मेजॉरिटी होना बहुत जरूरी है कोई भी सामान्य फैसला लेने के लिए। सभा को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र की जो परिधि में आने वाले तमाम मुद्दों पर अगर कोई बहस हो रही हो या अनुशंसा करने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि इसके जो फैसले हैं उनको मानना सदस्य राज्यों के लिए जरूरी नहीं है, फिर भी उन फैसलों में विश्व जनमत की अभिव्यक्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उन जो भी उनके द्वारा फैसले लिए जाते हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड या पूरे विश्व की उसमें अभिव्यक्ति होती है। अब महासभा की जो राष्ट्रीय संसद की जो राष्ट्रीय संसद की तरह ही वो कानून का निर्माण नहीं करती है, फिर भी संयुक्त राष्ट्र में छोटे बड़े कोई भी देश, छोटा है बड़ा है, रिच है या राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था वाले देशों के जो प्रतिनिधियों को अपनी बात करने और वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, जितने भी इसके सदस्य देश है। अब महासभा की अगर जनरल असेंबली के कार्यों करने हेतु कई प्रकार की इसमें समितियां भी बनी हुई है, जिसमें एक निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है, फिर उसमें आर्थिक एवं वित्तीय समिति है, सामाजिक मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति है, फिर एक राजनीतिक एवं औपनिवेशिक स्वतंत्रता समिति है, फिर प्रशासनिक एवं आय व्यय संबंधी जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और जो आय व्यय संबंधी जो उसका लेखा जोखा रखते हैं उसकी समिति है, फिर इसमें एक विधि समिति है,
अब महासभा की जो बैठक है वो प्रतिवर्ष सितंबर माह से जो है वो होती है। इसी बैठक में जो विभिन्न अध्यक्ष और कई उपाध्यक्षों का निर्वाचन किया जाता है, चुनाव होता है। अब इसके अनुच्छेद 18 के अकॉर्डिंग जो महासभा में किसी भी देश के 5 से अधिक जो सदस्य या 5 से अधिक रिप्रेजेंटेटिव या 5 से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे, ऐसा अनुच्छेद 18 में कहा गया है। अब सुरक्षा परिषद की अगर बात करें, सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात करें, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार शांति एवं सुरक्षा बहाल करने के लिए जो प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है वो किसकी है? वो सुरक्षा परिषद की होती है, सिक्योरिटी काउंसिल की होती है। इसकी बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। इसके फैसले जो लिए जाते हैं उनका अनुपालन करना भी सभी राज्यों के लिए अनिवार्य होता है। और इसमें 15 सदस्य देश शामिल होते हैं, जिनमें से 5 सदस्य देश चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके स्थायी सदस्य है, परमानेंट मेंबर्स है। और शेष 10 सदस्य देशों का चुनाव जो है वो महासभा के स्थायी सदस्यों के द्वारा, जो जनरल असेंबली है उसके जो ये स्थायी सदस्य है, परमानेंट मेंबर्स है, उनके द्वारा किया जाता है। और जो सदस्य चुन के आते हैं उन देशों के सदस्य अशांति या खतरे के मामले लाए जाते हैं या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो अक्सर वो उस देश के पहले जो विभिन्न पक्षों को वो शांतिपूर्ण हल ढूंढने का प्रयास करने के लिए कहती है। फिर परिषद मध्यस्थता करके कोई मार्ग भी चुनती है और वो स्थिति छानबीन कर उस पे रपट भेजने के लिए जो महासचिव से आग्रह भी कर सकती है। और अगर मान लो युद्ध हो जाए या वॉर हो जाए, छिड़ जाने पर परिषद जो है युद्ध विराम की कोशिश करती है। अब अगर कोई ऐसा अशांत क्षेत्र है, कोई तनाव वाला क्षेत्र है जहां पे ये तनाव कम करने और विरोधी सैनिक बलों को दूर रखने के लिए ये शांति सैनिकों की टुकड़ियां भी अपनी भेज सकती है। महासभा के विपरीत, जनरल असेंबली के विपरीत इसके फैसले जो है वो बाध्यकारी होते हैं, मतलब ये मानने ही पड़ते हैं। और आर्थिक प्रतिबंध लगाकर या सामूहिक सैन्य कार्रवाई का आदेश देकर अपने फैसले को लागू करवाने का अधिकार भी इसको प्राप्त है, जो इसकी सिक्योरिटी काउंसिल है। उदाहरण के लिए इसने ऐसा कोरियाई संकट जो 1950 में हुआ था और इराक कुवैत की जो लड़ाई हुई थी, संकट हुआ था 1950-51 के दौरान, इसने ऐसा किया था। अगर इसके कार्यों की बात की जाए तो विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि इसके क्या क्या उद्देश्य है। हथियारों की जो तस्करी के है उसको रोकना, या आक्रमणकर्ता राज्यों या कोई भी देश ऐसा है जो किसी के ऊपर मतलब जो है वो वार कर रहा है उसके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करना, या आक्रमण को रोकने या बंद करने के लिए राज्यों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना। अब अगर इसकी संरचना की बात की जाए सुरक्षा परिषद की, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, तो अगर प्रेजेंट समय की बात करें, वर्तमान समय में 15 सदस्य देश है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य है। वर्ष 1963 में 1963 में इनका जो चार्टर है उसमें संशोधन किया गया और जो अस्थायी सदस्यों की संख्या है वो 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई थी। 1963 तक की सदस्यों की संख्या, अस्थायी सदस्यों की संख्या सिर्फ 6 होती थी। और अस्थायी सदस्य विश्व के जो अलग अलग भागों से उसमें लिए जाते हैं, अलग अलग कंट्री से लिए जाते हैं, जिसका अनुपात जो है वो कुछ इस प्रकार रहता है कि भाई अगर हम अफ्रीका और एशिया की बात करें तो उससे 5 अस्थायी मेंबर रहते हैं, और अस्थायी मेंबर मतलब जो परमानेंट मेंबर नहीं है, लैटिन अमेरिका से 2 सदस्य रहते हैं, पश्चिमी देशों से भी 2 सदस्य रहते हैं, और पूर्वी यूरोप से इसमें जो है 1 सदस्य लिया जाता है। अगर चार्टर के अनुच्छेद जो आर्टिकल 27 में मतदान का प्रावधान इसमें किया गया है। सुरक्षा परिषद में दोहरे वीटो का भी प्रावधान है, मतलब डबल वीटो पावर। पहले वीटो का प्रयोग जो है सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य है वो किसी भी मुद्दे को साधारण मामले से अलग करने के लिए करते हैं, और जो दूसरी बार जो इस वीटो का प्रयोग है वो इस मुद्दे को रोकने के लिए किया जा सकता है या करते हैं। तो परिषद के जो अस्थायी सदस्य का जो निर्वाचन है वो महासभा में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा किया जाता है। कितने सदस्यों द्वारा किया जाता है? 2/3 मेजॉरिटी आ गया था इसका। और इसकी बैठक वर्ष भर चलती रहती है, पूरे वर्ष भर इसकी बैठक चलती रहती है। और सुरक्षा परिषद में किसी भी कार्रवाई के लिए 9 सदस्यों की आवश्यकता होती है।
किसी भी एक सदस्य की अनुपस्थिति में वीटो अधिकार का प्रयोग स्थायी सदस्य द्वारा नहीं किया जा सकता। अगर एक भी सदस्य नहीं है तो इसमें वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, इसका जो तीसरा अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसको इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहा जाता है, इसके 54 मेंबर है, चुम्बन सदस्य है, जिसमें इसके चुम्बन सदस्य 54 मेंबर्स है, जिसमें 18 सदस्य 3 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं और इसकी बैठक साल में 2 बार होती है। यह संयुक्त राज्य और उसकी जो विशेष एजेंसियां है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको ILO भी कहा जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं श्रमिक संगठन FAO, फिर यूनेस्को, फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके कार्यों का जो है वो समन्वयन करती है। तो साथियों, अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।